डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी में आज हम राइस की एक डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे एंड द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस, इसको हेलमिंथोस्पोरोसिस डिजीज़ ऑफ राइस भी कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिजीज़। यह हेलमिंथोस्पोरोसिस भी पहले इसको कहते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि ऑल द राइस ग्रोइंग एरियाज़ में वाइड स्प्रेड है। सारे विश्व में जहाँ पर भी राइस ग्रोइंग एरियाज़ है वहाँ पर यह डिजीज़ बहुतायत से पाई जाती है। इंडिया में भी ये सारे राइस ग्रोइंग एरियाज़ जैसे वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, आसाम, तमिलनाडु और केरला में यह डिजीज़ जो है फैली हुई है। क्योंकि दिस इज़ अ सीड बॉर्न डिजीज़, तो इसके जो डिजीज सीड्स थे वह पहले प्री क्वारंटाइन पहले नहीं होता था, तो क्वारंटाइन से पहले वाली पुराने ज़माने के स्टेजेस में इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह तक ये इन्फेक्टेड सीड्स कैरी कर लिए गए थे और इसी के साथ ये डिजीज़ वहाँ पर आ गई थी। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो कि वर्ल्ड में और इंडिया में जितने भी राइस ग्रोइंग एरियाज हैं वहाँ पर बहुतायत से पाई जाती है। इट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके कारण कई तरह की एपीफाइटोटिक प्रोपोर्शंस भी हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमने बंगाल फेमाइन जो हुआ था, बंगाल का जो फेमाइन हुआ था इन 1942, उसमें लगभग 90% जो लॉस है वो इस डिजीज़ की वजह से हुआ था। तो पैथोलॉजी में कहा जाता है नथिंग एज डिवास्टिंग एज द बंगाल एपीफाइटोटिक ऑफ 1942। मतलब बंगाल के जैसी जो थी फेमाइन वह नहीं हुई थी और वह किस डिजीज़ की वजह से हुई थी? दिस इज़ ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ द राइस की वजह से। इसको कई जो पैथोलॉजिस्ट थे, पद्मनाभन, बेदियन, गिल, घोष इत्यादि ने इसको स्टडी किया था और उन्होंने वेट ऑफ ग्रेन जो था, ग्रेन का जो वज़न था उसमें बहुत अप टू 29% ऑफ लॉस उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरोसिस डिजीज़ ऑफ द राइस है। यह ब्लास्ट वगैरह के जैसे ही बहुत वाइड स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द इंडिया इन द राइस ग्रोइंग एरियाज। यह सीड बोन थी, इसीलिए यह सीड्स के साथ कैरी करके हुए वर्ल्ड वाइड हो गई है। इसकी वजह से 1942 में बंगाल फेमाइन हुआ था, बंगाल का अकाल पड़ा था और उस एरिया में फिर बहुत भूखे मरने की नौबत आ गई थी लोगों की, जस्ट बिकॉज वहाँ पर राइस क्रॉप में इस तरह की डिजीज़ हो गई थी। When we talk about the symptoms of the disease, इसके जो symptoms हैं यह बहुत ही डिवास्टिंग है, मतलब ऑल ओवर द प्लांट ये फैले हुए रहते हैं। मीन्स 3 टाइप ऑफ इन्फेक्शन स्टेजेस इसमें आती हैं। जनरली सीड्स पर जब सीड बोर्न डिजीज़ होती है तो सीड्स के साथ ये सीडलिंग्स के साथ ग्रो कर जाती है। दूसरा है लीफ पर इसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स आते हैं जो दूर से हम देख के पहचान लेते हैं कि दिस इज़ ब्राउन स्पॉटेड डिजीज़ ऑफ द राइस। और थर्ड जो है वो ईयर के ऊपर आती है इसकी डिजीज़, जो कि ग्रेन्स को अटैक करती है। तो अगर हम इसके जो जितने भी एरियल पार्ट्स है वह डिजीज़ को शो करते हैं। द मेन जो करेक्टरिस्टिक डिजीज़ है इसका ब्राउन इरेगुलर शेप्ड जो स्पॉट्स है वह पाए जाते हैं। जो स्पॉट्स है अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उसके सेंटर में डार्क पार्ट होता है और चारों तरफ हल्का भाग होता है। बिल्कुल इलिप्सॉइड कलर से इक्लिप्स के कलर शेप के ओवल या सर्कुलर तक हो सकते हैं स्पॉट्स। पूरे लीफ के ऊपर ये फैले हुए रहते हैं। इसमें सेंटर में डार्क ब्राउन कलर होता है और चारों तरफ ग्रे, लाइट ब्राउन या रेडिश ब्राउन मार्जिन इसकी बनी हुई होती है। सीडलिंग्स के ऊपर जब हैवी अटैक होता है तो वहाँ भी कई स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो लीव्स है वो ड्राई हो जाती है और डाई हो जाती है। जो नर्सरी में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, वी नो दैट हाउ राइस इज़ ग्रोन, हाउ राइस जो है पहले सीडलिंग्स पहले उसकी नर्सरी में ग्रो की जाती है, फिर उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो सीड बोन है इसीलिए ये सीड्स के साथ जब ग्रो कर जाती है तो नर्सरी में ही ये अलग से आइडेंटिफाई की जा सकती है। इसके बाद जब लीफ पर आती है तो लीफ पर यह स्टार्टिंग लीफ शीट्स, लीफ ब्लेड्स इत्यादि पर पूरे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स उस पर ग्रो कर लेते हैं। स्पॉट्स आर द सेम, बीच में डार्क ब्राउन और साइड में मार्जिन जो होता है लाइट, उसका शेड जो है वो थोड़ा लाइट होता जाता है और जो लास्ट जो बाउंड्री होती है वो रेडिश ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर की नज़र आती है। मतलब ओवल से लेके इलिप्टिकल से लेके सर्कुलर तक के ये स्पॉट्स हो सकते हैं।
ग्लूम्स पे अगर हम देखें तो डिजीज़ डार्क ब्राउन या ब्लैक स्पॉट के रूप में नज़र आती है। जब ज़्यादा अटैक होता है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, तब यह ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के स्पॉट्स ग्लूम्स पर नज़र आते हैं और जो सीड है वह श्रिवल होता है और अंडर डेवलप्ड होता है और डिसकलर्ड होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो कि रिजल्ट करते हैं लॉसेस में, जिसकी वजह से लॉस होता है। सबसे पहला पुअर जर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्टेड सीड बोर्न है, तो सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ सीड भी प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा लीफ में इन्फेक्शन होता है, तो लीफ में अगर इन्फेक्शन होता है तो फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है। इसकी वजह से जो इंटायर लीफ है उसमें रिडक्शन हो जाता है सरफेस में और जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। और तीसरा है इसका अटैक होता है ग्रेन्स पर, तो ग्रेन्स में यह उसको ग्रेन की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, उसके कलर को प्रभावित करते हैं। जो ग्रेन का जो दाना है वो कंप्लीट बनना चाहिए, वो श्रिवल्ड और बनता है। तो यहाँ पे वी कैन से द स्पॉट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, एक लीफ के ऊपर पूरे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर ब्राउन स्पॉट दिखते हैं। नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिज्म। जो पैथोजन है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए, उसका नाम है ड्रेसर्ला ऑरिजी, जिसको सुब्रमण्यम और जेन ने यह नाम दिया था। पहले इसको हेलमिंथोस्पोरियम ऑरिजी भी कहा जाता था, जिसका एक और सिनोनिम है कॉक्लियोबोलस मियाबियनस। ठीक है, तो एट प्रेजेंट द डिजीज़ कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है ड्रेसर्ला ऑरिजी। इसको हेलमिंथोस्पोरियम ऑरिजी भी कहा जाता था पहले, जिसका कि सिनोनिम है कॉक्लियोबोलस मियाबियनस। ठीक है, यह जो फंगस है बहुत इंटर एंड इंट्रा सेल्यूलर दोनों लेवल पर टिश्यूज़ में ग्रो करती है। कॉनिडियोफोर्स जो है वो लेटरल ब्रांचेस के रूप में ग्रो करते हैं और स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं। वो एक टफ्ट में होते हैं, ग्रुप में होते हैं और स्टोमेटा या वुंड्स के थ्रू बाहर नज़र आ जाते हैं और फिर कंसिडरेबल स्पॉट्स को दिखाते हैं और स्पॉट का जो सिम्टम है वह नज़र आता है। कॉनिडियोफोर छोटे होते हैं, सीधे होते हैं, ब्रांचिंग होती है बेस के यहाँ पर, शॉर्ट सेगमेंट होते हैं जहाँ पर, और उसमें डार्क ब्राउन से ऑलिव कलर के बेस उसमें पाए जाते हैं और टिप पर थोड़े येलो कलर के हो सकते हैं। जिस पॉइंट पर कॉनिडिया अटैच होते हैं वहाँ पर एक स्कार डेवलप होता जाता है इन कॉनिडियोफोर में। जो कोनिडिया है वो भी ओलिविशियस ब्राउन होते हैं, थोड़े से कर्व होते हैं और दोनों एंड्स पर थोड़ा टैपर करते हुए पॉइंटेड होते हैं, बीच में चौड़े होते हैं, दोनों एंड्स में टैपर करते हुए होते हैं, जिनकी साइज़ जनरली वेरी करती है और उसके अंदर नंबर ऑफ सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो परफेक्ट स्टेज है वो कॉक्लियोबोलस मियाबिनस कहा है, जो कि कल्चर में पाई जाती है। जापान और मैक्सिको में अगर कल्चर किया है तो इसकी परफेक्ट स्टेज कॉक्लियोबोलस मियाबिनस है। और इसमें पेरिथीशिया जो है वो कल्चर में बन जाता है, जो कि ग्लोबोस होता है, पेरेन्काइमेटस होता है, ब्लैक होता है और उसके एक ऑस्टियोलर मतलब एक मटके के ऑस्टियोल के रूप में उसकी बीक पाई जाती है, जो ऐसा ही डेवलप होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग फ्यूजिफॉर्म होती है और उसके अंदर जो है वह स्लाइटली कर्व होती है और उसके अंदर 4 से 6 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। जो एस्कोस्पोर्स है वो फिलीफॉर्म एंड फॉर्म्ड इन क्लोज हेलिक्स, जो एस्कोस्पोर्स है फिलीफॉर्म होते हैं और क्लोज हेलिक्स में डेवलप करते हैं। तो इस फंगस की जो परफेक्ट स्टेज है वो कॉक्लियोबोलस मियाबिनस है। यह फंगस एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कॉक्लियोबोलिन, और यह टॉक्सिन रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट पे इफेक्ट करता है, प्रोटोप्लाज्म के इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब करता है। यह प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल वॉल के अंदर के जो प्रोटीन फ्रेगमेंट्स हैं उनको ब्रेक करता है। तो यह एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है कॉक्लियोबोलस जो है, इसका नाम है कॉक्लियोबोलिन, और यह टॉक्सिक प्लांट की फिजियोलॉजिकल स्टेजेस जैसे रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्म कंसंट्रेशन और सेल वॉल के जो प्रोटीन है उस पर एंजाइम के द्वारा ये एक्ट करता है। हियर वी कैन सी द कोनिडिया जो है कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया ड्रेसर्ला के हमको साफ नज़र आ रहे हैं। ये सिकल्ड होते हैं थोड़े से, दोनों एंड्स इसके टैपरिंग होते हैं, अंदर इसमें चेन ऑफ कोनिडिया पाई जाती है, कोनिडिया एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर हम इसकी डिजीज़ साइकिल का स्टडी करें तो डिजीज़ है यह सॉइल और सीड बोर्न दोनों है। ठीक है, यह फंगस जो है सॉइल के अंदर 3 से 4 साल तक इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स में सरवाइव कर सकता है और सीड्स के थ्रू ये एक
ग्रोइंग स्टेज में जब हम सीड सो करते हैं तब भी ये डिजीज़ फैलती है। और कोनिडिया जो है वह एयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं नियर द राइस फील्ड इन द ऑफ सीजन। जब एयर में कोनिडिया होते हैं तो जो वहाँ पर एडजॉइनिंग ग्रासेस उगती हैं, जो वाइल्ड ग्रासेस उगती है, वहाँ पर ये उसके ऊपर उसको एज ए होस्ट बना सकते हैं, जो कि इसके नेचुरल होस्ट होते हैं। जैसे इकाइनोक्लोआ कोलियम, लर्सिया एक्जेंड्रा, जो एक ग्रासेस राइस फील्ड्स के एडजॉइनिंग उगती है, वह इसके जो है नेचुरल होस्ट होते हैं, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। जब राइस के लीव्स का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का, जो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाइट्रोजन लेवल के प्रेजेंट में जब इसको स्टडी किया गया तब ये पाया गया कि इसके अंदर जो है इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। यह नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है ब्राउन स्पॉट डिजीज़ डेवलपमेंट में। जितनी ज़्यादा डिजीज़ होगी उतना कम उसमें रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पाई जाती है। इसी तरह पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज है, उसकी एक्टिविटी इन्फेक्टेड में ज़्यादा होती है और नॉन इन्फेक्टेड में कम होती है। पेरोक्सिडेज की एक्टिविटी भी हायर इन रेजिस्टेंट वेराइटी रादर देन ससेप्टिबल वेराइटी। तो इसी तरह जो सबने जो प्रोहिबिटेंस है वह फर्स्ट केमिकल बैरियर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ड्रिसुला ओरिजिस। श्रीधर माधवन ने बताया था कि प्रोहिबिटेंस जो है वह सबसे पहले केमिकल बैरियर है ड्रिसुला ओरिजिस के रेजिस्टेंस में। तो अगर बायोकेमिकल लेवल पर अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो एसिड हाइड्रोलेज जो पॉलीसेकेराइड्स है वो उनकी कमी पाई जाती है इन्फेक्टेड प्लांट में। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज की अधिकता पाई जाती है, एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है उसकी, तो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट। इसके बाद उन्होंने इसकी जो लीफ एंगल, मतलब लीफ एंगल स्टेम पर लीफ किस एंगल में लगी हुई है, इसके आधार पर भी उन्होंने डिजीज़ की सीवियरिटी को स्टडी किया था, गंगोपाध्याय और चट्टोपाध्याय ने। तो उन्होंने बताया कि डिजीज़ इंसिडेंस इंक्रीज इन द राइस विद द इंक्रीज इन लीफ एंगल। अगर लीफ एंगल इंक्रीज होता है तो डिजीज़ इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो जो नैरो एंगल वाली होती है और टॉप मोस्ट जो लीव होती है उसमें कम इन्फेक्शन होता है, और जब लीफ एंगल वाइड होता जाता है तो इसमें एंगल जब वाइड होता जाता है तो डिजीज़ इंसिडेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हाई यील्डिंग और हाई नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिव वेराइटीज़ हैं उनमें नैरो एंगल होता है और इस वजह से उसमें डिजीज़ की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम डिजीज़ मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहले इसमें 3 भाग में बांटा गया है, कल्चरल मेथड से, केमिकल कंट्रोल है और रेजिस्टेंट वेराइटी से। पहला हम कल्चरल मेथड देखते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो सब्टल्स उसमें छूट जाते हैं स्टेम्स वगैरह के, उसको जला देना चाहिए ताकि जो सॉइल बोर्न इनोकुलम है या फिर जो इनोकुलम आसपास के ग्रासेस में चले जाते हैं वह डिस्ट्रॉय हो जाए। जितने भी ऑल्टरनेट होस्ट हैं, सिटेरिया, लर्सिया, इकाइनोक्लोआ, इन सबको भी रिमूव कर देना चाहिए। इरिगेशन के टाइम पर जो इन्फेस्टेड फील्ड है उसका पानी हेल्दी फील्ड में ना जाए। चौथा है कुछ जो एलिमेंट्स लीचिंग हो जाती है जैसे पोटेशियम, आयरन एंड मैंगनीज ड्यूरिंग द रेन, इन पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इनकी लीचिंग की वजह से प्लांट्स ससेप्टेबल हो जाते हैं। ड्राई कंडीशंस जो है प्लांट की वह अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए जो फील्ड है वह प्रॉपर्ली फ्लडेड होने चाहिए, पानी से भरे होने चाहिए, क्योंकि पानी से भरे हुए फील्ड प्लस 20 to 28 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है वह कॉनिडियल जर्मिनेशन को रोकता है। जब पोटेशियम लेवल ऑफ द सॉइल हाई होता है तो जो डिजीज़ है वह इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह नाइट्रोजन है वह डिजीज़ को रोकता है। तो कुल मिला के 30 ppm कैल्शियम रिड्यूसेस द डिजीज़ वाइल 50 ppm इंक्रीज्ड इट। तो इस तरह से वहाँ पर न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो केमिकल कंट्रोल है। सिंस द डिजीज इज सीड बोर्न तो सीड ट्रीटमेंट जो है वह सबसे ज़रूरी है किसी भी फंजीसाइड के द्वारा। तो वह सेरेसन और एग्रोसन जीएन के द्वारा किया जा सकता है। जापान में इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के द्वारा ट्रीट किया गया है। इसको सीडलिंग ब्लाइट को भी हम सीड इन्फेक्शन, सीड जो है सीड ट्रीटमेंट से सीडलिंग ब्लाइट को भी हम रोक सकते हैं। कई जो कॉपर फंजीसाइड्स है या डाइथेन है उसके रेगुलर इंटरवल पर भी हम इसको सीड इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। कुछ जो एंटीबायोटिक्स है ऑरियोफेंजिन, उसको अगर कॉपर सल्फेट के कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाए तो ये डिजीज़ कंट्रोल का अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। एंटीबायोटिक्स के अलावा जो सल्फा ड्रग्स है जैसे सल्फेनामाइड, एंटीबायोटिक लाइन नेस्टैटिन, ग्राइसियोफल्विन इत्यादि का भी हम इस पर यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि ये जो सीड है उसमें डीप सीटेड होता है, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट 10 मिनट्स के लिए ये भी बेटर कंट्रोल हो सकता है। जो सेकेंडरी एयरबोर्न इनोकुलम है, इसके लिए फोलियर स्प्रे सजेस्ट किए गए हैं, जैसे 2 to 3 जो स्प्रे है बॉडीक्स मिक्सचर के, डाइथेन के, हिनोसिन के, अलग अलग पीपीएम पे, जैसे ब्लिटॉक्स के, बेनलेट के, यह भी इफेक्टिव पाए गए हैं डिजीज़ कंट्रोल करने में। और कुछ जो सिस्टमिक फंजीसाइड से ब्रिस्टेनॉल, ब्रिस्टेन, ट्राईसाइक्लोजोल, यह भी गुड कंट्रोल करते हैं डिजीज़ के लिए। तो केमिकल कंट्रोल है बोथ द लेवल ऑफ एयरबोर्न एंड सीडबोर्न लेवल। एंड द नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट वेराइटी। इट इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द डिजीज़। कुछ वेराइटीज़ हैं जो कई कंट्रीज़ में ब्रीड की गई हैं। अकॉर्डिंग टू सिंह एंड शर्मा, पद्मा एंड IR24, ये कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस होती है और ये किसी भी एरिया में जहाँ पर एपिफाइटोटिक्स होती है वहाँ पर भी इनको ग्रो किया जा सकता है। So dear students, this is all about the brown spot या Helminthosporium disease of the rice। यह ड्रेसशेल्ला ओरिजी के द्वारा की जाती है, जिसको पहले Helminthosporium ओरिजी कहा जाता था। उसकी जो परफेक्ट स्टेज है वो कॉक्लियोबोलस मियाविनिस में पाई जाती है। यह डिजीज़ सीड बोर्न है और लेटर ऑन यह सॉइल बोर्न भी हो जाती है। प्राइमरीली जब सीड्स, इन्फेक्टेड सीड्स ग्रो किए जाते हैं तो ये सीडलिंग्स में दूर से ही नज़र आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन स्पॉट्स ऑन द सीडलिंग्स। इसके बाद ये लीफ में ब्राउन स्पॉट्स बनाती है, जिसमें सेंटर में डार्क ब्राउन स्पॉट होते हैं और उसके चारों तरफ लाइट ब्राउन टू ओलिविशियस टू रेड ब्राउन मार्जिन्स आ जाती है उसमें। देन आफ्टर इसके बाद ये ग्लूम्स के ऊपर स्पॉट करती है और सीवियरली इन्फेक्शन जब होता है तो ग्लूम्स के ऊपर डार्क से लेके ब्लैक तक के स्पॉट्स उस पर नज़र आते हैं। इसकी वजह से जो ग्रेन सेटिंग है, जो ग्रेन बनता है वह इन्फेक्टेड श्रेडेड बनता है। यह जो पैथोजन है यह सॉइल में कई टाइम तक परसिस्टेंट रह सकता है, 2 to 3 ईयर्स तक या 2 to 4 ईयर्स तक ये सॉइल में रह सकता है। और वहाँ जो एडजॉइनिंग ग्रासेस लगती हैं राइस फील्ड्स के आसपास, उस पर ये नेचुरल होस्ट के रूप में उसके ऊपर ग्रो कर सकता है। और अगेन अगर राइस क्रॉप लगाई जाती है तो वहाँ पर ये अगेन इन्फेक्शन कर सकता है। यह जो पैथोजन है बोथ इंटर एंड इंट्रा सेलुलर लेवल पर प्लांट में ग्रो करता है। जो कोनिडिया है वह बंच के रूप में लगते हैं और जो कोनिडियोफोर्स बंच के रूप में लगते हैं, थोड़े से बेस के यहाँ ब्रांच्ड होते हैं और उसमें से जो कोनिडिया आते हैं वो उसमें नंबर ऑफ सेल्स 4 to 5 होती है। हाफ सेप्टा उसमें पाए जाते हैं, प्रॉपर सेप्टम नहीं होता है और यह स्टोमेटा या वुंड्स के थ्रू इमर्ज बाहर निकल कर आते हैं टिश्यू से। फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी ये रिस्पिरेशन के लेवल पर, प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर और एंजाइम प्रोडक्शन के लेवल पर ये अपना काम करता है, जहाँ पर ये वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन करता है प्रोसेसेस को। यह एक कॉक्लियोबोलिन नाम का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और यह टॉक्सिन जो है उसके प्लांट्स में हार्मफुल होता है। नाइट्रोजन लेवल नाइट्रोजन लेवल के कंडीशंस में अगर हम इसके रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को अगर हम स्टडी करें तो जहाँ डिजीज़ होती है वहाँ इनका अमाउंट कम पाया जाता है। दीज आर नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू द डिजीज़। नेक्स्ट जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज की जो एक्टिविटी होती है वह डिजीज प्लांट्स में नॉन डिजीज प्लांट से, इन्फेक्टेड प्लांट में नॉन इन्फेक्टेड प्लांट से ज़्यादा पाई जाती है। कंट्रोल ऑफ द डिजीज़ अगर हम देखें तो 3 तरह के कंट्रोल हो सकते हैं इसमें: कल्चरल प्रैक्टिसेस, केमिकल ट्रीटमेंट और ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।